क्या चंद्रयान पैसे की बर्बादी है? सभी के मन में उठ उठकर यह सवाल आ रहा है। अगर आप किसी बल्ब को लगातार गर्म करते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बल्ब अल्ट्रावायलेट रोशनी फेंकने लगेगा, अर्थात ऊर्जा खर्च होगी लेकिन दृश्य प्रकाश हासिल नहीं होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इस समस्या पर काम करते हुए मैक्स प्लैंक सिर्फ यह जानना चाहते थे कि किस तापमान पर बल्ब द्वारा अधिकतम दृश्य प्रकाश हासिल किया जा सकता है, और इस खोज के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट्स यानी क्वांटा में बटा हुआ होता है। इस तरह एक लाइट बल्ब की समस्या सुलझाते हुए मैक्स प्लैंक ने उस क्वांटम विज्ञान की नींव रख दी जो आज हमारे आधुनिक विश्व में 99% आविष्कारों के लिए सीधा उत्तरदायी है। इस तरह अणुओं की मैग्नेटिक रेजोनेंस की खोज करते आइजैक रबी ने कहां सोचा था कि उनके सिद्धांत का प्रयोग कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्वाधिक चीजों में से एक यानी एमआरआई मशीन का निर्माण कर दिया जाएगा। सुदूर अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स को एक्सरे स्पेक्ट्रम से देखने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों को कहां गुमान था कि एक दिन उसकी खोज दुनिया भर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे इत्यादि में पाए जाने वाले और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण एक्सरे स्कैनर को जन्म दे देगी। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो विज्ञान की दुनिया के इस चलन को साबित करते हैं कि एक तकनीक जन्म लेते समय बेशक गैर जरूरी लगे, पर समय के साथ वह तकनीक हजारों आविष्कारों को जन्म देकर मानवता की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। जी हां, अपोलो अभियान से पूर्व विश्व के सभी हवाई जहाज वायर, केबल, पुली और राइड्स पर आधारित मैकेनिकल सिस्टम से उड़ाए जाते थे। अपोलो 11 में नासा ने पहली बार डिजिटल तकनीक पर आधारित फ्लाई बाय वायर सिस्टम को स्पेसशिप के कंट्रोल से जोड़ा और कुछ ही वर्षों में यह तकनीक विश्व के सभी विमानों ने अपना ली, जिससे एक नई इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ और विमान उड़ाना सुगम तथा सुरक्षित हो गया। यह सिर्फ एक उदाहरण है। पिछली शताब्दी के 60वें दशक में अपोलो अभियानों ने नासा को सिर्फ स्पेस रेस ही नहीं जितवाई, बल्कि तब से लेकर अब तक अमेरिका में ब्रीथिंग apparatus, फैब्रिक स्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, फूड पैकेजिंग, कोल्ड वेदर वेरिएबल्स, सोलर पावर, फॉइल ब्लैंकेट्स, स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लासेस, कोडलेस पावर टूल्स, वाटर प्योरिफिकेशन आदि 2000 से ज्यादा ऐसी खोजें हुई जिनकी तकनीक के तार मूल रूप से अपोलो अभियानों से जुड़े हुए थे। इन सभी खोजों की लिस्ट नासा की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आज 4.25 लाख किलोमीटर दूर मौजूद चांद पर खनिज और पानी की खोज कर रहे भारतीय चंद्रयान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, रिमोट नेविगेशन, रिमोट माइनिंग, डिजिटल कंट्रोल ड्राइविंग, हीट शील्डिंग इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्र में अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के द्वार नहीं खुलेंगे, नई इंडस्ट्रीज जन्म नहीं लेंगे, रोजगार नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, पर इसे देखने के लिए दूरदृष्टि चाहिए, क्षुद्र दृष्टि नहीं। एक दूसरा झूठ आजकल धड़ल्ले से बोला जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश चांद पर मिशन भेजकर ठंडे पड़ चुके हैं, तो हम क्यों चांद पर स्पेस मिशन भेजने पर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। यह सरासर झूठ है। अब चूंकि विघ्न संतोषी लोग अमेरिका में भी कम नहीं, महंगा देश होने के कारण अमेरिका में एक स्पेस मिशन की कीमत अरबों डॉलर जाती है। इसलिए सफल अपोलो अभियानों के बाद रुदालियों के दबाव में नासा के बजट पर अंकुश लगाया गया। क्योंकि सीमित पैसा था, इसलिए नासा ने भी उसका सदुपयोग करते हुए विगत दशकों में सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की ओर मिशन भेजने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। पर इस बीच चांद कोई नहीं भूल पाया। पता नहीं ये इन बुद्धिजीवियों को खुद नहीं पता या वे आपको बताना नहीं चाहते कि वर्तमान में विश्व के 27 देशों के साथ नासा 2025 तक चांद पर परमानेंट ह्यूमन स्टेशन बनाने के महत्वाकांक्षी अभियान में जुटा है। इस अभियान के महत्व का अंदाजा आप इसी तरह से लगा सकते हैं कि इस अभियान पर अमेरिका के टोटल 8 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नासा और विश्व के अन्य देश मूर्ख है जो इतना धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। आखिर पूरा विश्व चांद में इतनी रुचि क्यों ले रहा है? आज इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LMV-3 लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलो वजन पहुंचाने की क्षमता रखता है। बता दें कि उड़ान भरते समय इस रॉकेट का वजन 6,40,000 किलो होता है, अर्थात रॉकेट का 99% द्रव्यमान ईंधन के रूप में सिर्फ और सिर्फ रॉकेट को पृथ्वी से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। यह समस्या विश्व के हर रॉकेट की है।
जिस कारण एक स्पेस मिशन को भेजने में ईंधन, पैसे और संसाधन की भयंकर बर्बादी होती है। सौर मंडल की हदों को नापना है तो समाधान सिर्फ एक ही है कि हम चांद पर स्पेस स्टेशन बनाकर वहीं से स्पेस मिशंस को अंजाम दें। बेहद कम गुरुत्व और हवा की अनुपस्थिति के कारण चांद से भेजे गए स्पेस मिशन की कीमत पृथ्वी की तुलना में नगण्य होगी। यही वो स्वप्न है जिसे साकार करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज पैसा पानी की तरह बहा रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सुख, समृद्धि और दुनिया पर राज करने का रास्ता अंतरिक्ष से होकर गुजरता है। स्पेस में पाई जाने वाली उल्काओं में इतने दुर्लभ पदार्थ है कि एक उल्का का दोहन ही किसी को भी अमेरिका से लाखों गुना ज्यादा अमीर बना सकता है। आज हम विश्व के पहले राष्ट्र है जो यह पता लगाने वाले हैं कि चांद पर स्टेशन बनाने हेतु आवश्यक खनिज और पानी वहां है या नहीं, जिस जमीन पर स्टेशन बनाना है वहां की भू स्थिरता और सोलर रेडिएशन सुरक्षा मानकों पर ठीक है या नहीं। और इस सब का खर्चा सिर्फ 600 करोड़ है, जो हमारे देश के कुल खर्च का 0.01% भी नहीं है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसरो ने इतना धन खर्च किया तो विगत कुछ वर्षों में दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके 2000 करोड़ का मुनाफा भी देश को कमा कर दिया है। इसके बावजूद कोई दुर्बुद्धि चंद्रयान के बजट को फिजूल खर्ची बताकर इस धन को गरीबों में कंबल बांटने के लिए खर्च करने की जरूरत बताए तो उसकी बुद्धि को 4 पांव नमन ही किया जा सकता है। कभी कभी जहन में बात आती है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब मानव ने प्रथम बार गुफाओं से निकलकर अज्ञात की खोज पर निकलने का बीड़ा उठाया होगा तो कोई तो होगा जो कहता होगा कि बाहर क्या रखा है, यहीं गुफा में इतनी समस्या है, खाने को रोटी नहीं है, बाहर जाके क्या हासिल करोगे। अगर मनुष्य ने उस आवाज को अनसुना कर अपने जीवन को दांव पर लगाकर नदियां, पहाड़, जल पर्वत लांघने का साहस न किया होता तो आज भी हम गुफाओं की ही खाक छान रहे होते। कुछ आवाजों को अनसुना कर देना ही मानव हित में होता है। यह लेख विजय सिंह ठकुराय द्वारा लिखा गया है और यह लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।